नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने इकोनॉमिक्स में गरीबी को कंप्लीट किया था। ये 5वां लेक्चर है। इससे पहले 4 कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। उसको जाके ज़रूर देखना आप लोग। इसमें सभी हमने समितियाँ, गरीबी से संबंधित सब कुछ देखा था और उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके प्री में पूछे जाते हैं, है ना। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो मैं पहले ही बता देता हूँ। और आज का जो लेक्चर है वो प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्री में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। एक तो है बेरोजगारी का चैप्टर और दूसरा होगा बैंकिंग का जो इतिहास है ना। बैंकिंग शुरू करेंगे एक्चुअली में आज हम लोग, तो उसके हिस्ट्री को हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ से प्रीलियम में आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस बैंक की स्थापना कब हुई थी, किसके समय में हुई थी, ये सब चीज़ें। और अगर उसके बाद समय बचा थोड़ा सा तो हम लोग मुद्रास्फीति को पढ़ेंगे, है ना। मुद्रास्फीति को शुरू करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे मुद्रास्फीति होता क्या है, अगर समय बचा उसके बाद। तो कल से बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, एक अलग ही तरह की परेशानी कर रहे हैं, अपने लिए पैदा कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं। मुख्य रूप से है कि एग्ज़ाम का डेट, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी सुबह में, तब तक तो वेबसाइट पर तो ऐसा बीपीएससी ने नहीं लिख के दिया है कि हम 20 और 22 सितंबर को एग्ज़ाम लेंगे। पहली बात तो ये, चलो ठीक है, कहीं कहीं आ रहा है, चिट्ठी पत्री देख रहे हैं लोग, चर्चा में है कि 20 और 22 सितंबर को एग्ज़ाम हो सकता है। उसके हिसाब से फिर अलग अलग वो कर रहे हैं। जो भी प्रोसेस है, मुख्य रूप से मुझे 2 चीज़ बताना। एक है एग्ज़ाम का प्रोसेस, एक है एग्ज़ाम का प्रिपरेशन। आपके हाथ में कौन सी चीज़ है, प्रोसेस है या प्रिपरेशन है ना। आप कुछ भी घर में सर पीट लो, किसी को भी मैसेज कर लो, कितना भी बात कर लो, यूट्यूब पर जाकर 10 वीडियो देख लो, प्रोसेस का आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। हाँ, अगर ज़्यादा ही संघर्ष करना है तो आयोग के ऑफिस के सामने जाके वहाँ पर जाके धरना प्रदर्शन करो। अगर प्रोसेस नहीं पसंद आ रहा है तो घर में बैठ के ना तो खुद को मैसेज करो ना वीडियो देखो, कोई परेशानी नहीं होना यार। क्यों बात करना, जिस चीज़ हमारे हाथ में ही जो चीज़ नहीं है उस पर। आपके हाथ में एक ही चीज़ है, प्रिपरेशन। इसको जितना अच्छा बना सकते हो ना उतना अच्छा बनाओ। प्रोसेस कोई भी हो, आपको अपना सिलेक्शन श्योर करना है, बस यही चीज़ है मुख्य रूप से। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उस पर समय मत बर्बाद करो, जो चीज़ हाथ में है उसको लेकर चलो मात्र। समझ रहे हो ना। कल से 10 यूट्यूब चैनल हैं जो अलग अलग तरीके के वीडियो बना के भ्रमित कर रहे हैं, बच्चे देख भी रहे हैं। क्यों देखना इन सब चीज़ों को, है ना। तो प्रिपरेशन पर ध्यान लगाओ, प्रोसेस पर मत जाओ। वो आयोग के हाथ में है, वो वही करेगा, उसका संवैधानिक अधिकार है भाई। आयोग के पास संवैधानिक अधिकार होता है, वो जिस तरह से चाहे उस तरह से एग्जाम ले सकता है। आप नहीं डिसाइड करो कैसे एग्जाम होगा कैसे नहीं। हाँ, रही बात ट्रांसपेरेंसी की, तो पहले से ही नहीं बीपीएससी में, तो अब क्या होगा। पहले से भी नहीं था, लेकिन पहले भी तो आप प्रिपरेशन करते थे ना, तो अब भी करना ही पड़ेगा। और कोई आपके पास चारा ही नहीं है तब तक, जब तक कि आयोग के ऑफिस के बाहर जाके प्रदर्शन ना करो। और अगर वो नहीं कर सकते हो तो फिर लाख मैसेज कर लो, लाख बात कर लो, लाख वीडियो देख लो, कोई मतलब बनता ही नहीं है रूम में बैठ के बात करने का। ओके, शुरू करते हैं। बेरोजगारी, हम लोग, हमारे हाथ में जो चीज़ है बेरोजगारी। चलो ठीक है। तो जो जनसंख्या होती है ना, उस पे पहले चलते हैं कि देश में जनसंख्या किस तरह की होती है। आज का लेक्चर थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा होगा, आज समझने वाली चीज़ें कम हैं। एक होती है कार्यशील, क्या बोलते हैं उसको, एक बोलते हैं श्रम बल या कार्यशील जनसंख्या जिसको कहा जाता है ना। और दूसरा होता है गैर श्रम बल। ओके, इसकी क्या होती है, 15 से 59 मानते हैं मुख्य रूप से, और इसका हम लोग मानते हैं कि 0 से 15 या 60 से अधिक। यही 2 तरीके की होती है जनसंख्या किसी भी देश में, है ना। मुख्य रूप से बेरोजगारी की समस्या इसी में होती है, इसको हम लोग नहीं गिनते हैं बेरोजगारी में। कार्यशील जनसंख्या जो नहीं है उसको हम लोग रोजगार में गिनेंगे ही नहीं, है ना। और योजना आयोग जो था पहले, उसी ने बेरोजगारी का क्या डेफिनेशन दिया था। योजना आयोग के अनुसार जो काम करने के इच्छुक हैं, जो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है, वो क्या कहलाते हैं, बेरोजगार। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको काम करने की इच्छा नहीं होगी। मैक्सिमम लोग प्रिपरेशन में वैसे लोग होते हैं जिनको काम करने की इच्छा नहीं होती है, वो अपने मन मुताबिक काम ढूंढ रहे होते हैं। मुख्य रूप से आप काम करने की इच्छा अगर होती तो आप कुछ और कर रहे होते, प्रिपरेशन तो नहीं कर रहे होते। तो जिनको काम करने की इच्छा है उनको नहीं मिल रहा है ना
नौकरी या उनको नहीं मिल पा रहा है, वो बेरोजगार कहलाते हैं मुख्य रूप से, है ना। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप दूसरा काम करने की इच्छा नहीं रखते हैं, आप इस काम करने की इच्छा रखते हैं, इसलिए अपने मन से प्रिपरेशन करें, तो आप बेरोजगार की श्रेणी में नहीं आ सकते हैं। बेरोजगार की श्रेणी में कौन आएंगे? जो बस काम करना चाहते हैं, कोई सा भी काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वही बेरोजगार की श्रेणी में आते हैं। समझ गए हो? अब बेरोजगार के जो अलग अलग प्रकार होते हैं ना, वहाँ से आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो पहले चलते हैं बेरोजगारी के प्रकार देख लेते हैं, आज पता तो चले ना बेरोजगारी होता क्या है, हमसे ही जुड़े चीज़ें हैं ना। बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं आजकल तो भारत में। चलो देखते हैं बेरोजगारी के प्रकार। फैक्चुअल ज़्यादा होगा आज, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनते जाना, नोट्स बनाना, आप लोग कोशिश करना नोट्स बना लेना। विकसित देश और बेरोजगारी अलग अलग तरीके की होती है दोनों देशों में। विकासशील देश, हम किस में आते हैं? हम विकासशील देशों में आते हैं, है ना। विकसित देश में किस तरह की बेरोजगारी होती है? इसमें 3 तरीके की होती है। पहला होता है अनैच्छिक बेरोजगारी, इच्छा नहीं है, जो भी होगा आगे पढ़ेंगे, इसको डेफिनेशन अभी नहीं देना है, आगे पढ़ेंगे हम इन सबको। दूसरा है घर्षणात्मक, ओके, बेरोजगारी। तीसरा है चक्रीय। आपसे सीधा सीधा क्या पूछेगा आयोग, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि विकसित देशों में निम्न से किस तरह की बेरोजगारी होती है? अनैच्छिक, घर्षणात्मक, चक्रीय, या दे देगा और कोई प्रच्छन्न। आप क्या बोलोगे कि अनैच्छिक, घर्षणात्मक और चक्रीय बेरोजगारी जो होती है विकसित देशों में होती है। ओके। विकासशील देशों जो होते हैं ना, इसको 2 श्रेणी में बांटते हैं। ग्रामीण भागों में कैसी होती है ना, और शहरी भाग में कैसी होती है। कुछ लोगों ने बताया था बहुत ज़्यादा हिंदी गलत लिखते हैं, थोड़ा सा उसको इग्नोर कर लेना, जल्दबाजी में थोड़ा सा हो जाता है, मेरे पास समय बाउंड रहता है ना हमेशा बना हुआ। तो ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह की होती है? दीर्घकालिक, ये टर्मिनोलॉजी का ही पूरा चैप्टर होगा आज, यहीं से आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। मौसमी बेरोजगारी, और तीसरा प्रच्छन्न बेरोजगारी। समझ रहे हो ना। शहरी में किस तरह का होता है? औद्योगिक बेरोजगारी। दूसरा होगा शिक्षितों के मध्य बेरोजगारी, और तीसरा कौन सा होता है? तकनीकी परिवर्तन के कारण बेरोजगारी, मतलब टेक्नोलॉजी बदल गया, तकनीकी परिवर्तन के कारण। पहले मैंने क्या बताया? बेरोजगारी क्या होती है? कार्यशील और गैर श्रम बल जो होता है, इन दोनों में अंतर बताया मैंने आपको। 1559 वर्ष जो होता है, इसी में बेरोजगारी का दर निकाला जाता है। उसके बाद मैंने बताया कि योजना आयोग क्या बोलता है, बेरोजगारी की परिभाषा क्या होती है। जो काम करने के इच्छुक हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल पा रहा है, वो बेरोजगार कहलाते हैं मुख्य रूप से। इस पर हमें बात ही नहीं करना, क्योंकि ये तो कार्यशील जनसंख्या है ही नहीं। फिर बेरोजगारी के प्रकार पर आया मैं, और विकसित देश और विकासशील देश जो हैं, इनमें 2 तरीके की बेरोजगारी होती हैं। अनैच्छिक, घर्षणात्मक और चक्रीय, ये विकसित देशों में होती हैं। विकासशील देशों में सामान्य तौर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बांटते हैं हम। ग्रामीण में दीर्घकालिक, मौसमी और प्रच्छन्न होता है। शहरों में औद्योगिक, शिक्षितों के मध्य और तकनीकी परिवर्तन के कारण बेरोजगारी होती है। अब पहला हम लोग चलते हैं विकसित देशों में। पहला हम किस पे चलेंगे? अनैच्छिक पर। अब यहाँ से मैं बताऊंगा कहानी, लिखूंगा नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपको सुनते जाना है। ओके। अनैच्छिक बेरोजगारी, इसमें क्या होता है? इसका अर्थ होता है कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है, परंतु उसके पास कार्य नहीं है। प्रचलित मजदूरी दर जो होता है, कोई भी, किसी सब देशों के अलग अलग होता है। प्रचलित मजदूरी का जो दर होता है, उस पर काम करने को तैयार है लेकिन उसको मिल नहीं रहा है, ये अनैच्छिक बेरोजगारी कहलाता है। ठीक है। प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है लेकिन उसको काम नहीं मिल पा रहा है, ये अनैच्छिक बेरोजगारी कहलाता है। ओके। दूसरा क्या है? घर्षणात्मक। घर्षणात्मक में क्या होता है? यह सबसे पहले चीज तो अल्पकालिक होता है। आपके एग्जाम में प्री में बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। अल्पकालिक होता है, जिसका मुख्य कारण क्या होता है कि तकनीक में, जिस टेक्नोलॉजी में काम कर रहा था उसमें परिवर्तन हो गया है।
तकनीक में परिवर्तन के कारण कुछ लोग बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे मान लो पहले क्या चलता था, पहले मतलब बैठ के फाइलिंग करते थे हर चीज़ का, अब कंप्यूटर आ गया तो तकनीक में थोड़ा सा तो परिवर्तन हो गया ना। अगर कंप्यूटर की भाषा में बात करो तो पहले C++ पर काम करते थे लोग, भाषा है ये कंप्यूटर की, अब जावा पर काम करने शुरू हो गया, तो कुछ दिन के लिए बेरोजगार होगा, फिर जैसे ही उस जावा टेक्नोलॉजी को सीख लेगा उसके बाद फिर वो उसको रोजगार मिल जाएगी। तो ये अल्पकालिक होता है, घर्षणात्मक जिसको कहा जाता है। समझ में आ गई बात। अनैच्छिक क्या होता है, प्रचलित मजदूरी पर काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिल पा रहा, उसको अनैच्छिक कहते हैं। ओके, और अगले पर चलते हैं, चक्रीय। तीसरा, कोई भी जो दुनिया में अर्थव्यवस्था होती है ना, उसमें अप और डाउन आता रहता है। हो सकता है एक बार क्या होता है, अर्थव्यवस्था जो होती है वो बूम करती है और अगले साल हो सकता है उसमें कुछ न कुछ मंदी का प्रभाव होता है। तो जब अर्थव्यवस्था के अप एंड डाउन के कारण किसी को रोजगार नहीं मिलता है ना, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है चक्रीय। मैं एक एक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनते जाना, अगर नोट कर सकते हो तो नोट कर लो। चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है, अर्थव्यवस्था के चक्रीयकरण के कारण, चक्रीकरण का मतलब क्या होता है, भारत की ही इकोनॉमी है, हो सकता है दिवाली के समय इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ जाती है, बहुत सारे रोजगार क्रिएट हो जाते हैं क्योंकि मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है, और हो सकता है जो बरसात के मौसम होते हैं, अलग अलग मौसम होते हैं, उसमें क्या हो कि अर्थव्यवस्था थोड़ी सी डाउन हो जाए। तो इस अप डाउन के कारण जब लोगों का रोजगार जाता है या लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है तो उसका कारण क्या होता है, चक्रीय बेरोजगारी होते हैं। ओके, बस यही था इसमें। उच्च स्थिति में श्रमिक बल की मांग बढ़ जाती है। जब अर्थव्यवस्था बूम करेगा तो श्रमिक बल की मांग जो है वो भी बूम कर जाएगा, और जब अर्थव्यवस्था डाउन होती है तो श्रमिक बल की मांग जो होती है वो कम हो जाती है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। तीनों स्पष्ट हो गया। अनैच्छिक में क्या था, घर्षणात्मक में क्या था, चक्रीय में क्या था, तीनों स्पष्ट हो गया होगा। आपने नोट डाउन कर लिया होगा या बैठ के सुन भी सकते हो। ओके, अगर याद रहेगा तो। घर्षणात्मक में क्या होता है, अल्पकालिक तकनीक कोई परिवर्तित हो गया जिसके कारण उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, फिर वो तकनीक को एक बार सीख लेगा तो उसको रोजगार मिल जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं विकासशील देशों पर, अपने देश की बात करते हैं। विकासशील में पहला कौन सा है, इसमें पहला है दीर्घकालिक बेरोजगारी। इसमें क्या होता है दीर्घकालिक में, इसके अंतर्गत ग्रामीण जनसंख्या, अभी गांव ग्रामीण वाला है ना, देखो दीर्घकालिक यहां पर किसमें है, ग्रामीण में आता है ना। इसके अंदर क्या होता है कि ग्रामीण जनसंख्या जो है, ग्रामीण जनसंख्या एक लंबे समय तक रोजगार नहीं प्राप्त कर पाती, जिसका कारण कुछ भी हो सकता है। जिसका कारण क्या हो सकता है, लंबे समय तक इनको रोजगार नहीं मिला, जिसका कारण क्या हो सकता है कि गांव में सूखा पड़ा हो या फिर बाढ़ आ गई हो बहुत ज्यादा, है ना। कुछ भी रीजन हो, कुछ भी ऐसा रीजन जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, वो दीर्घकालिक रोजगार कहलाता है। सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, किसी और कारण से हो सकता है। समझ गए, दीर्घकालिक बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होती है। दूसरा ग्रामीण में क्या था, मौसमी। अब जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या आया, दिवाली का समय आया या धान गेहूं काटने का समय आता है। इस समय क्या होता है, मैक्सिमम लोगों को रोजगार मिल जाता है। तो ये क्या है, एक विशिष्ट मौसम में उस समय के तात्कालिक प्रभाव के कारण लोगों को रोजगार मिल पा रहा है, इसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। व्यस्त मौसम में रोजगार उत्पन्न हो जाते हैं, जबकि व्यस्त मौसम के पश्चात कार्य की कमी हो जाती है, उसी को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। आपसे सीधा सीधा यही पूछ लेगा बीपीएससी के प्री में या यूपीएससी के प्री में भी, स्टेटमेंट में पूछा है ये सब बहुत बार क्वेश्चन। ओके, तीसरा क्या था इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में, तीसरा है प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसको कहा जाता है। ओके, प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या, यह वह स्थिति होती है जब किसी कार्य में आवश्यक व्यक्तियों से ज्यादा व्यक्तियों की उपस्थिति रहती है, इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी में, इसमें क्या होता है ना कि जैसे मान लो एक खेत है, अन्य बेरोजगारी के कारण प्रच्छन्न बेरोजगारी उत्पन्न होती है, ये भी मैं कह रहा हूं। मान लो इसमें 2 लोग काम करके 100 किलो सब्जी उत्पन्न कर रहे हैं, है ना, 100 किलो सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं 2 लोग काम करके। इनके घर में 3 लोग और हैं जो शहर से बेरोजगार होकर गांव आ गए। उन सब ने मिलकर 5 लोगों ने मिलकर इस खेत में काम करना शुरू कर दिया, फिर भी उत्पादन कितना हो रहा है, 100 kg ही हो रहा है। हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर 3 ऐसे लोग हैं ना जो प्रच्छन्न बेरोजगारी का शिकार हैं,
जिनको कोई काम नहीं है इसीलिए इस काम में लगे, ना तो उनके काम का इसमें कोई वैल्यूएशन ऐड हो रहा है, ना कुछ भी नहीं हो रहा, उनका काम करने या ना करने का कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला। तो वो कौन सा बेरोजगारी कहलाता है? वो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की बेरोजगारी जो होती है वो अधिकांशतः देखी जाती है। तो विकासशील में हमने ग्रामीण भाग में 3 देखे, दीर्घकालिक, मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी देखे, और शहरों में हमने अल्पकालिक, अनैच्छिक, घर्षणात्मक और चक्रीय, ये तीनों देख लिए। अब हम चलते हैं शहरी भागों में किस तरह की बेरोजगारी होती है, विकासशील देशों के शहरी भागों में। तो शहरी भागों में कौन सा था? पहला था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है औद्योगिक श्रमिकों के मध्य बेरोजगारी। उद्योग धंधे में जो श्रमिक काम करते हैं उनके लिए जो बेरोजगारी होती है उसकी बात कर रहा है। आपको लिखना पड़ेगा ये सब चीजें, मेंस में अगर आपको पूछता है तो डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। इसमें वैसे मजदूर आते हैं जिन्हें वर्ष के कुछ महीने में तो रोजगार मिल जाता है। मान लो डिमांड ज्यादा आ गया कुछ महीने में तो उनको रोजगार मिल गया, है ना, लेकिन जैसे ही डिमांड खत्म हुआ उनको फिर से बेरोजगार हो गए वो, है ना। क्या बोला है कि इसमें वैसे मजदूर आते हैं जिन्हें वर्ष के कुछ महीने में तो रोजगार मिलता है। ये लक्षण खासकर वैसी औद्योगिक इकाइयों में देखा जाता है जो मौसमी उत्पादन करते हैं। अब शहर में कोई एक ऐसा, मान लो क्या है, गन्ने, क्या बोलते हो उसको, चीनी मिल है। अब जब गन्ने का उत्पादन खूब सारा हुआ तो उस समय बहुत सारे मजदूर आ गए काम करने के लिए, मजदूरों की संख्या बूम कर गई। लेकिन गन्ने का मौसम जैसे ही बीता वैसे ही क्या होगा, ये सारे फिर बेरोजगार हो जाएंगे, बहुत कम लोग रह जाएंगे। विशिष्ट मौसम में काम बढ़ने के कारण रोजगार उत्पन्न हुआ, फिर बेरोजगार हो गए ये लोग। ये क्या कहलाता है? औद्योगिक श्रमिकों के मध्य बेरोजगारी कहलाती है। शहरी क्षेत्रों में, विकासशील देशों में मुख्य रूप से देखी जाती है ये। ओके, इसको क्या बोलते हैं? औद्योगिक श्रमिकों के मध्य। किसी भी उद्योग में ये चीज हो सकता है ना, किसी भी उद्योग में हो सकता है। ये कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जो मौसमी बेरोजगारी होती है ना, उसी तरीके का होता है, समझ गए? वही तरीका है, बस ग्रामीण क्षेत्रों में उसको मौसमी बोल देते हैं। और शहरों में चूंकि क्या होता है, शहरों में खेती और जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उनका उत्पादन कम होता है, उनसे उत्पादन, तो शहरी क्षेत्रों में उद्योग धंधे होते हैं, इसलिए हम लोग औद्योगिक श्रमिक बेरोजगारी उसको नाम दे देते हैं, और तो कुछ था नहीं इसमें। अगला आपके एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि शहरी क्षेत्रों में दूसरा बेरोजगारी कौन सा होता है? तो शिक्षितों के मध्य बेरोजगारी। शिक्षितों के मध्य जो बेरोजगारी होती है, इसमें क्या होता है? इसमें कौशल व्यक्तियों का वह समूह होता है जो असली इच्छा के अनुरूप नौकरी नहीं चाहता है ना। नौकरी चाहता है लेकिन बेरोजगारी के इस प्रकार के अंतर्गत अंडर एम्प्लॉयमेंट की समस्या बनी रहती है, जिसका अर्थ है कि अपनी कुशलता से कम कुशलता काम करना। अब मान लो कोई है PhD, है ना, ग्रुप डी का फॉर्म भरा इन्होंने। क्या PhD आदमी को ग्रुप डी का फॉर्म भरना चाहिए? भर रहे हैं, आजकल न्यूज आते रहते हैं, देखते हैं उसमें बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है। ये क्या है? इसकी कार्य कुशलता किसी और चीज के लिए बनी है। इसको तो प्रोफेसर होना चाहिए ना भाई। ये क्या काम कर रहे हैं? ये ग्रुप डी का काम कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शिक्षितों के मध्य बेरोजगारी। रोजगार नहीं मिलने के कारण विवशता पूर्वक आपको कुछ ऐसा काम करना पड़े जो आपकी कुशलता का अनुरूप नहीं है। आप कुशल किसी और चीज के लिए हो, आप हो बिल्कुल इंजीनियर, है ना, लेकिन आप काम क्या कर रहे हो? तो आप काम कर रहे हो चपरासी का, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? ये है शिक्षितों के मध्य बेरोजगारी। मतलब आपके पास स्किल्ड है, सब कुछ है, लेकिन जॉब क्रिएट नहीं हो पा रहा है देश में, इसके कारण से आप बेरोजगार हो। आपने देखा होगा अच्छे खासे कॉलेज से पढ़ के लोग ग्रुप सी, ग्रुप डी के फॉर्म भरते हैं, तो वो क्या है? वो शिक्षितों के मध्य ही बेरोजगारी कहलाती है बात। ओके, समझ में आ गई बात? तो ये कहाँ पर पाई जाती है? ये भी शहरी क्षेत्रों में अधिकांशतः पाई जाती है। ओके, MBA कर लिया है आपने, आप फॉर्म किस चीज़ का भर रहे हैं? SI का फॉर्म भर रहे हैं। तो क्या ये वाकई SI में MBA का काम हो पाएगा? सही बताना, शिक्षितों के मध्य एक बेरोजगारी का हुआ कि नहीं, है ना। तीसरे पर चलते हैं, जो शहरी क्षेत्रों में होता है वो होता है, इसको भी क्या बोलते हैं? तकनीकी परिवर्तन के कारण। जैसे विकसित देशों में होता था ना, वैसा ही है ये भी।
तकनीकी परिवर्तन के कारण। अब इसमें क्या होता है भाई, विकासशील देशों में आर्थिक वृद्धि बनाए रखने के लिए तकनीकी परिवर्तन को प्रोत्साहन दिया जाता है। विकासशील देशों में क्या होता है अपने यहाँ, जैसे मोदी जी क्या बोल रहे हैं कि हम हर जगह डिजिटलाइजेशन करेंगे, डिजिटल सब जगह कर देंगे। तो अब मुझे बताओ, जो अभी काम मैनुअल हो रहा है, यानी कि जो मानव की सहायता से हो रहा है, वो अगर कंप्यूटर करेगा तो ये मानव बेरोजगार होगा कि नहीं? आपसे सीधा सीधा पूछेगा एग्जाम में, इसीलिए मैं इस तरह की टर्मिनोलॉजी क्लियर करवा रहा हूँ आज, है ना। मुद्रास्फीति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा है। तो जो मानव काम कर रहा था वो अब डिजिटली होने लग जाएगा तो बेरोजगार होगा कि नहीं? तो ये क्या हुआ, ये तकनीक में परिवर्तन हो गया है। अब मानव को या तो तकनीक सीखनी पड़ेगी या तो बेरोजगार हो जाएगा। जैसे जब पीसीओ था पहले, पीसीओ के बाद जब मोबाइल आ गए तो सारे पीसीओ बंद हो गए थे। पहले साइबर कैफ़े का कितना ज़्यादा प्रचलन था, अब तो मोबाइल में ही साइबर कैफ़े का काम हो जाता है। तो साइबर कैफ़े अब प्रचलित कम हो गए हैं, है ना, अगर तुलना करें पहले की तुलना में। तो अब पहले डाकघर में कितने एम्प्लॉय लगते थे, अब क्या लगते हैं क्या? तो इसी तरीके की चीज़ों को क्या कहा जाता है, ये इसको कहा जाता है तकनीकी परिवर्तन हो रहा है। विकासशील देशों में तकनीकों को तो बढ़ावा दिया ही जाता है। अब पहले 100 मजदूर मिलकर एक दिन में एक गड्ढा खोल देते थे, अब एक क्रेन लाते हैं हम, उठा के जेसीबी लाते हैं और वो कुछ ही देर में वो काम कर देती है। ये क्या है, ये तकनीकी परिवर्तन है। ओके, यह परिवर्तन मशीनों सहित अन्य लेखांकन श्रेणी में भी देखा जा सकता है। नई तकनीकी के ज्ञान के अभाव के कारण व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है। तो तकनीकी परिवर्तन जो विकसित देशों में होता था वो कदाचित विकासशील देशों में भी होता है, इस तरह की चीज़ें। ओके, और शिक्षितों के मध्य मैंने बता दिया, उसके बाद औद्योगिक श्रमिकों के मध्य भी मैंने बेरोजगारी को आपको बता दिया। अब चलते हैं कि रोजगार की माप कैसे की जाती है, कि मतलब रोजगार जो होता है उसको हम लोग मापते कैसे हैं, है ना। इसको 3 तरीके से मापा जाता है। इसकी मैंने हिंदी ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कहीं मिला नहीं। आपको पता हो तो आप जरूर बताएं, है ना। रोजगार की माप, आपको ये लिखना पड़ेगा। मेंस एग्जामिनेशन जो होता है GS2 GS1 जिसमें भी आपके पेपर में आता है, GS2 के पेपर में इस तरह की चीज़ें दिखती हैं तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ओके, रोजगार की माप 3 तरीके से की जाती है। पहला होता है जिसको बोला जाता है यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है करंट वीकली स्टेटस। तीसरा क्या होता है, करंट डेली स्टेटस। ओके, ये 3 तरीके से रोजगार की माप की जाती है। नाम से कदाचित आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा बहुत कुछ, है ना, इसमें तो ऐसा कुछ था नहीं। तो जो पहला होता है ना, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख रहे हैं यहाँ पर लिख रहे हैं पहली बार पहले UPS। ओके, इसको इससे कनेक्ट करना है ना, UPS कंप्यूटर वाला नहीं। तो ये क्या है, इसमें हम लोग क्या मापते हैं ना कि 183 दिन या उससे ज्यादा की नौकरी जरूर मिलनी चाहिए, इसी को हम लोग रोजगार मानते हैं। अब आप मुझे बताओ, आपसे एग्जामिनेशन अगर टफ क्वेश्चन बनाता है तो वो पूछेगा कि यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस के आधार पर किन देशों में रोजगार की माप की जाती है। तो इतना बड़ा पैमाना कि मिनिमम में हमारे नागरिकों को 183 दिन का रोजगार जरूर मिले, क्या ये विकासशील देशों में संभव है कि लोग रखें? ऐसा सरकार रखेगी कभी भी? सरकार के पास इतने भयानक आंकड़े आएंगे ना बेरोजगारी की, सरकार भाग जाएगी देश छोड़ के। तो ये सब कहाँ पर होते हैं? विकसित देशों में इसी पैमाने पर रोजगार की माप की जाती है। विकसित देशों में UPS के आधार पर माप की जाती है, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस के आधार पर, जिसमें क्या बोला जाता है ना कि हमारे नागरिकों को मिनिमम साल में 183 दिन का रोजगार जरूर मिलना चाहिए, तभी हम उसको रोजगार मानेंगे, अन्यथा उसको बेरोजगार मानेंगे। समझ गए मैं आ गई बात, ये क्या बोला मैंने? ओके, इस आधार पर जब हम रोजगार की माप करते हैं ना तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस के आधार पर हम लोग रोजगार की माप कर रहे हैं। और ये मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये UPSC का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और UPSC के क्वेश्चन BPSC में धड़ल्ले से उठा के पूछता है। दूसरा था करेंटली वीकली स्टेटस, मतलब क्या होता है कि 7 दिन। ओके, इसमें हम क्या करेंगे, 7 दिन में 1 या
या 1 से अधिक घंटे का रोजगार, है ना। अगला क्या बोलेंगे, 1 या 1 से दिन ज़्यादा का रोजगार, 1 या 1 से अधिक दिनों का रोजगार। इस आधार पर हम लोग मापते हैं कि हमारे देश में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितने लोगों को नहीं मिल रहा। हम बोलेंगे वीक में 1 घंटे या 1 घंटे से ज़्यादा का मिल गया, 1 दिन या 1 दिन से ज़्यादा का रोजगार मिल गया, तो वो आदमी को रोजगार है। हम इस आधार पर भी मापते हैं। ओके, सामान्य समझ में आ गया, बहुत ही आसान था ये तो। तीसरा क्या है, तीसरा था डेली बेसिस पर, है ना। इसमें क्या होता है, एक दिन में 1 घंटे से ज़्यादा 4 घंटे से काम का रोजगार होना चाहिए, 1 आवर से ज़्यादा और 4 घंटे से कम का रोजगार मिलना चाहिए उसको, कम से कम, उसको हम बेरोजगार नहीं मानेंगे। दूसरा क्या होगा, आंशिक रोजगार मिल जाए उसको, चलो भाई तुम आ जाओ 5 घंटे काम कर लो, पैसा लो जाओ, जिसको बेगा वो भी बोलते, क्या बोलते हैं, दिहाड़ी आधार पर जो काम करते हैं लोग। तीसरा 4 से 8 घंटे का उसको पूरी रोजगार मिल जाए, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं। तो ये चीज़ें कहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, CDS और CWS जो है ये आपको विकासशील देशों में मिलती है। मापने का पैमाना ये आपको विकासशील देशों में मिलेगा। ये 3 आधार पर मापे जाते हैं। ओके, ये आपको मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक था। बाकी जो मैंने आपको ये सब बताया है, जो अलग अलग रोजगार के तरीके बताए हैं, ये सब प्री के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अगर किसी देश में यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस की रोजगार की माप में ज़्यादा भार प्रदान किया जाता है, जो पहला था यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस में, इसमें अगर भार ज़्यादा प्रदान किया जाता है, इसके परिणाम सकारात्मक होता है। इसका मतलब क्या होता है कि देश में आर्थिक वृद्धि हो रही है, कुशल रोजगार में वृद्धि हो रही है। 183 दिन काम मिलना साल में बेरोजगारों के लिए कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा होता है ना। अब जैसे मनरेगा लाया गया था, तो उसमें रोजगार के लिए गारंटी दी गई थी। मनरेगा अधिनियम आप लोगों को पढ़ना, इकोनॉमिक्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको। ओके, तो ये था बेरोजगारी का चैप्टर। सामान्य अर्थों में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें ऐसा तो कुछ था नहीं, बड़ी रॉकेट साइंस की आप लोगों को समझ में ना आए। अब रोजगार का समस्या क्या क्या होता है वो मैं कुछ गिना देता हूँ, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा क्या होता है क्या नहीं। कुछ समस्या है, उसके बाद हम लोग बैंकिंग का इतिहास झट से कंप्लीट करेंगे। जैसे असंगठित होता है, असंगठित किसको बोलते हैं, आपके गांव में जो टेंट हाउस होगा या आपके गांव में जो आटा का मिल होगा, वहाँ भी तो कोई काम कर रहा है ना। क्या उसका जो मालिक है उसके और उसके बीच में कोई रिलेशन है? कुछ भी नहीं है, जब मर्जी तब हटा देगा उसको। हो सकता है वो दिहाड़ी मजदूरी पर काम कर रहा हो, रोज काम कर रहा हो। तो भारत में अधिकांशतः लगभग 80% रोजगार इसी तरीके क्रिएट होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। इसको क्या बोला जाता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऐसा सेक्टर जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है सरकार के साथ, वो अपना बस काम करते हैं और अपना दीनदारी चलाते हैं, अपना पैसा कमाते हैं बस। इसमें क्या होता है ना, जो मालिक जितना कमा रहा है, मालिक की आय जितनी ज़्यादा है, क्या उसी अनुरूप में जो श्रमिक हैं उनको आय मिल पाती है? तो नहीं। तो ये सब पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा कि समस्या क्या होती है। असंगठित क्षेत्र की समस्या होती है, इसमें कोई सामाजिक सुरक्षा भी नहीं होता। अब सामाजिक सुरक्षा क्या बला है, सामाजिक सुरक्षा क्या होती है? बीमा। क्या उन मजदूरों को बीमा मिल पाता है? जब चाहेगा तब उसको नौकरी से हटाएगा। नौकरी की कोई सिक्योरिटी होती है? नहीं होती है। उसके बाद और क्या होता है, इसमें कोई हेल्थ को लेकर कुछ होता है क्या? मजदूर की सिक्योरिटी का कोई प्रबंध किया जाता है क्या? हाथ कट गया, पैर कट गया, मशीन में लग के, उसका कोई मतलब नहीं होता। इसको क्या बोलते हैं? असंगठित क्षेत्र बोलते हैं। दुर्भाग्यपूर्वक इसमें 80% ज़्यादा रोजगार अपने देश में इसी सेक्टर में क्रिएट होते हैं, है ना। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि देश में अभी भी आपके यहाँ स्किल्ड की कमी है, कुशल जनसंख्या की कमी है। कुशल जनसंख्या वाला आदमी तो ये काम नहीं करेगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये कुछ समस्याएं हैं। और समस्या क्या हो सकती है? न्यूनतम मजदूरी की समस्या हो सकती है ना।
न्यूनतम मजदूरी की हो सकती है, वर्क प्लेस पर सुरक्षा की समस्या हो सकती है जहां काम कर रहा है उसकी, उसके बाद से क्या हो सकता है, बेगारी की समस्या हो सकती है, उसके बाद से क्या हो सकता है, महिला पुरुष जो होते हैं इनकी आय में अंतर होता है, एक ही काम दो लोग कर रहे हैं, महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है, ये सब समस्याएं आपको लिखनी पड़ेंगी। और क्या होगा, कुशल रोजगार की कमी हो सकती है समस्या, है ना। उसके बाद से क्या होती है, प्रायोगिक शिक्षा, इंडस्ट्री में किसी और एजुकेशन की मांग है, आपने इंजीनियरिंग कर लिया है लेकिन आपको कंप्यूटर ऑन करना नहीं आता है, इस तरह के चीज़ें जो होती हैं ये सब समस्याएं होती है रोजगार क्षेत्र की। ये सब आपको मेंस में लिखना है, इसको आप और एलेबोरेट करके लिख सकते हो। ओके, अब हम चलते हैं बैंकिंग के इतिहास को झट से कंप्लीट करते हैं। बेरोजगारी एक टॉपिक था जिसको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना बहुत ही जरूरी था और बैंकिंग का इतिहास में लिख के लाया हूँ, उसको हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अगला लेक्चर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं पता है, मुद्रास्फीति पढ़ने वाला। जिसको मुद्रास्फीति समझ में नहीं आया उसको बैंकिंग कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, बैंकिंग का इतिहास है, वैदिक काल में नपत्रा और नलेखा ये दो लोग होते थे जो ऋण देने का काम करते थे, समझ रहे हो ना। वेदों में कुशीदीन नामक एक प्रबंधक पद का मतलब जिक्र मिलता है, एक पद होता था, एक अधिकारी होता था कुशीदीन जो पैसों का प्रबंधन करता था, ये आपके प्री में पूछ सकता है। मौर्य के समय में बॉन्ड व्यवस्था का भी प्रचलन था। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड लेके बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। एक मैंने पत्र दिया तुमको लीगल बना के, मैंने बोला कि तुम 1 साल बाद आओ, मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा, है ना। तुम अभी ऐसा करो, तुम ये बॉन्ड खरीद कर ले जाओ 45,000 का, तुम बॉन्ड लो, तुम मुझे 45,000 दो, अगले 1 साल बाद आओगे तो मैं तुम्हें 5,000 बढ़ाकर पैसा दे दूंगा, समझ रहे हो ना। तो ये ही बॉन्ड कहलाता है। मतलब ये जो बॉन्ड खरीद के ले जा रहा है उसको 1 साल में 5,000 रुपये का बेनिफिट हो गया, यही तो है ना। मैंने उसको क्या बोला कि ये बॉन्ड लो आज, तुम मुझे 45,000 दो, 1 साल बाद आओगे तो मैं इस पर लिख के प्रमाणित करके अपना सिग्नेचर करके कोर्ट का मोहर लगा के देता हूँ कि मैं तुम्हें 1 साल बाद 50,000 रुपये वापस करूँगा, समझ रहे हो ना। इसी को बॉन्ड कहते हैं। उस समय बॉन्ड व्यवस्था का प्रचलन था। अब मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 1770 में क्या हुआ था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में लूट शुरू कर दी थी। बंगाल और बिहार की जो उसको पूरा दीवानी अधिकार मिल गया था, तो बंगाल बिहार उड़ीसा की, तो उसने लूट शुरू कर दिया था। उसको बैंक चाहिए था पैसा रखने के लिए, तो 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की थी उसने कलकत्ता में। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की। 1843 में मद्रास की स्थापना की। मतलब भारत के तीनों भागों में सबसे पहले कलकत्ता जाएगा, उसके बाद उससे थोड़ा सा नीचे आओ मुंबई यहाँ पर आएगा, और सबसे नीचे फिर जाओ मद्रास यहाँ पर आएगा। तो ये तीनों हो गए, तीनों जो महानगर में उस समय के हिसाब से स्थापित हो गए बैंक। इन्हीं तीनों को मिलाकर 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर। इसी बैंक ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1955 में नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। ओके, और फिर 2008-2017 में जितने एसबीआई के ब्रांच, एसबीआई त्रावणकोर, एसबीआई महाराष्ट्र, एसबीआई महिला बैंक था, एसबीआई JNK था, एसबीआई अलग अलग थे, उन सबको एसबीआई को मिलाकर के एसबीआई एक बस मात्र बना दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत की सबसे बड़ी बैंक है। एसबीआई का जन्म कहाँ से हुआ आज पता चल गया। इन 3 बैंक का, ये हिंदुस्तान बैंक को अलग कर देना, इसमें कोई मर्जर नहीं है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1830 ईस्वी में बंद हो गया था। ओके, यहां पर पहुंचे हम लोग। 1865 ईस्वी में इलाहाबाद बैंक की स्थापना होती है। 1865 ईस्वी में इलाहाबाद बैंक की स्थापना होती है। 1881 ईस्वी में, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीयों के प्रबंधन पहली बार किस बैंक में शामिल किया गया था। तो 1881 ईस्वी में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना हुई थी। इसके प्रबंधन में पहली बार भारतीय लोगों को शामिल किया गया था, प्रबंधन मैनेजमेंट में शामिल किया गया था। हमारे पास अभी भी स्वामित्व तो नहीं था, है ना। ये किसी और अंग्रेज का ही बैंक था जिसके प्रबंधन में मात्र हम लोगों को शामिल किया गया था। 1895 ईस्वी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। यह पूर्णतः भारतीयों द्वारा प्रबंधित होने वाला पहला बैंक था। पूर्ण रूपेण प्रबंधन जो है उसके प्रबंधन बस में शामिल किया गया था, लेकिन PNB एक ऐसा मात्र बैंक था जिसका 100% प्रबंधन जो है वो भारतीयों के पास था, लेकिन ये था निजी स्वामित्व के पास। स्वामित्व इसका भी भारतीयों के पास नहीं आया था, स्वामित्व अभी भी दूसरे के पास ही था, लेकिन हाँ मैनेजमेंट 100% भारत के लोग ही करते थे। लाला लाजपत राय भी इसके अध्यक्ष रहे हैं PNB के, आज जो आप पंजाब नेशनल बैंक देखते हो इसी के। ओके, 1911 ईस्वी आ गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुई पोचर खानवाला के द्वारा। ये एक अग्रवाल हैं, व्यापारी हैं। इन्होंने क्या, पहली बार भारतीय को द्वारा स्थापित कोई बैंक था ये,
1911 ईस्वी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। प्रबंधन और स्वामित्व दोनों भारतीय लोगों के पास था। पहले चेयरमैन जो है इसके वो फिरोज शाह मेहता बने थे। ओके, इसका मैं आप लोगों को PDF दे दूंगा। 1934 में बैंकों के रेगुलेशन और ग्राहकों के प्रबंधन के लिए RBI एक्ट पारित किया गया। अब देखो 1934 से पहले याद करो क्या सब घटनाएं हो रही थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरे दुनिया में मंदी पड़ी हुई थी, तो पूरे दुनिया में इसमें सेंट्रल बैंकों की स्थापना हुई थी प्रबंधन करने के लिए, है ना। तो उसी तरह से भारत में भी RBI एक्ट पारित करके RBI की स्थापना किया गया और 1 अप्रैल 1935 से RBI ने कार्य करना शुरू किया। लेकिन अभी भी था इसमें निजी लोग भी शामिल थे, अभी भी इसमें निजी लोग शामिल थे RBI में, है ना। 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई शिफ्ट कर दिया गया RBI का। स्वामित्व तो अभी भी निजी हाथों में ही था RBI का। 1 अप्रैल 1949 को पहली बार भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया और बोला कि RBI में जितने निजी लोग थे उनको बोला कि अपना अपना शेयर का पैसा लो और निकलो यहाँ से, RBI आज से हमारा है। तो 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को पहला राष्ट्रीयकरण जो भारत बैंकों को किया गया वो RBI ही था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला है RBI की शक्तियां और क्षेत्राधिकार में वृद्धि के लिए 1949 में एक्ट बनाया गया। फिर 2013 में भी RBI को और अधिक शक्तियां दी गई। RBI के पास अब इतनी शक्तियां हैं कि वो बैंकों का सिर्फ और सिर्फ ऑडिट नहीं कर सकती है, अगर उसका सर घूमा तो बैंकों का रजिस्ट्रेशन तक रद्द कर सकती है और उसके पूरे के पूरे मैनेजमेंट बोर्ड को भी बोल सकती है घर जाओ बर्खास्त कर दो इन सबको, सब काम चोर हैं यहाँ पर। तो RBI को बहुत सारी शक्तियां दी गई। कब कब? 1949 में एक एक्ट बना के और 2013 में ही एक एक्ट पारित किया गया। उसके बाद सबसे बड़ा मोड़ क्या आता है? 1969 में आता है। देखो उससे पहले की घटना अगर मैं थोड़ी सी आप लोगों को बता दूं, समय ज़्यादा ना लेके, तो उससे पहले क्या होता था? तो बैंक सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों का ही होता था। 1969 से पहले टाटा, बिरला, बड़े बड़े जो अंबानी वगैरह, उस समय अंबानी तो नहीं थे, जो भी थे अमीर और समृद्ध और बड़े बड़े ठाकुर चौधरी, इन लोगों का बैंक होता था। मध्यम वर्ग उस समय तक बैंक से नहीं जुड़ा था। तो मध्यम वर्ग को जोड़ने के लिए इंदिरा गांधी जी ने क्या बोला कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करो, हम अपने हिसाब से छोटे छोटे एरियो में बैंकों की शाखाएं स्थापित करेंगे। नहीं तो उससे पहले बड़े बड़े नगरों में ही केवल बैंक होते थे, तो छोटे छोटे शहरों में बैंक खुलने शुरू हो गए और लोग जो मध्यम वर्ग था वो पहली बार बैंक जाना उसने शुरू किया। यानी कि वित्तीय समावेशन के क्रम में पहला कदम हमारा कौन था? 1969 ईस्वी का जो राष्ट्रीयकरण हमने बैंकों का किया वो। और इसमें क्या किया हमने बोला कि 50 करोड़ से ज़्यादा की जितनी बैंकों की संपत्ति है उन सारे बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दो, आज से हम चलाएंगे उसको। 1975 में RRB रीजनल रूरल बैंक की स्थापना हुई। इसमें क्या होता है? इसे 50% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और 15% शेयर स्टेट का होता है, राज्य का जिस राज्य में स्थापित होगा, और 35% शेयर जो स्पॉन्सर बैंक होते हैं उनका होता है। और मुख्य रूप से ग्रामीण एरिया में ही स्थापित होते हैं। क्यों होते हैं? तो कृषि ऋण देने के लिए होता है इनकी स्थापना। लेकिन 1989 के बाद इसकी स्थापना भी बंद कर दी गई क्योंकि इनमें NPA की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई, लोन डिफॉल्ट होने लग गए थे। फिर 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 200 करोड़ से ज़्यादा जिनकी भी संपत्ति थी उन सब का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ओके, वित्तीय समावेशन के लिए ही। इसके बाद बैंकिंग क्षेत्र में अलग सुधार आया जब 1982 में 12 जुलाई को नाबार्ड की स्थापना हुई थी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बैंक नहीं होता है, एक्चुअली में बैंकों को पैसा मुहैया कराती है किसानों को ऋण देने के लिए, कृषि संबंधित या ग्रामीण एरिया में ऋण देने के लिए ये बैंकों को पुनर्वित्त मुहैया करवाती है। पुनर्वित्त का मतलब हम बैंकों को पैसा देंगे, बैंक लोगों को पैसा देंगे। तो नाबार्ड का स्थापना हुआ 1982 में। ओके, ये RBI की एक एजेंसी मात्र है। फिर विलय का कार्यक्रम शुरू हुआ। 2018 में विलय हुआ। विजया बैंक, देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया। 2020 में भी फिर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को PNB मर्ज किया गया। अगर फैक्ट रूप में आपको ये चीज़ पूछ सकता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि हाल फिलहाल में ही ये सब चीज़ हुआ है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए। सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में हुआ, आंध्र बैंक का कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक में हुआ, इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया। आज का क्लास मुख्य रूप से फैक्चुअल था। इससे पहले बैंक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। 2014 ईस्वी में 1969 में क्या हुआ था पहले ये बताओ। मध्यम वर्ग जो है वो पहली बार बैंकिंग से जुड़ा है 1969 के समावेशन के द्वारा। उससे पहले सारे के सारे अमीर होते थे। 2014 में मोदी जी सरकार ने जन धन योजना लाया। इसमें इन्होंने क्या बोला? देखो, मध्यम वर्ग तो पहले ही बैंक से जुड़ गया था। इसमें पहली बार देश का सबसे निचला से निचला तबका जो था, गरीब वर्ग, वो बैंक से जुड़ना शुरू हो गया।
समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो गरीब वर्ग जो सबसे निचला वर्ग जो है वो कब जुड़ा है बैंक से? 2014 के बाद। वित्तीय समावेशन क्या बोलते हैं इसको? वित्तीय समावेशन का मतलब क्या होता है? ये शब्द मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, हो सकता है किसी को दिक्कत हो रही हो। वित्तीय समावेशन का मतलब होता है कि देश का वित्त जो होता है, वित्त व्यवस्था, उसका पहुंच आखिरी व्यक्ति तक होना चाहिए, गरीब से गरीब व्यक्ति तक होना चाहिए। इसी को बोलते हैं वित्तीय समावेशन। तो पहले अमीरों तक पहुंच था। 1969 में जब मध्यम वर्गों तक बैंक पहुंचा तो मध्यम वर्ग की पहुंच होगी वहां तक। फिर 2014 में जनधन के द्वारा गरीब लोगों का बैंक तक पहुंच हो गया। एक गरीब से गरीब आदमी सब्जी बेचने वाला हो तो उसका भी बैंक में अब खाता होता है। आप लोग पेटीएम से पे करके सब्जी खरीदते हो। ओके, तो समझ गए। बैंकों का इतिहास मैंने थोड़ा सा आज बताया है और बेरोजगारी बताई है। अगले लेक्चर से हम लोग बैंकिंग शुरू कर देंगे कंप्लीट रूप से, मुद्रास्फीति पर। ओके, वीडियो जैसा भी लगा हो जरूर बताना, और डेट को लेकर, एग्जाम डेट को लेकर कंफ्यूज ज़्यादा परेशान मत हो, यूट्यूबर के चक्कर में मत पड़ो, अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान लगाओ। ओके, थैंक यू सो मच।